बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे मैं सोच रहा था कि ये जो नज़रियाती कॉन्फ्लिक्ट्स है, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स है, इसकी तारीख क्या होगी। तो थोड़े रिसर्च के बाद मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि इसकी तारीख बड़ी पुरानी है। लाखों फिलासफर्स ने करोड़ों नज़रियों की इर्तिक़ा की हैं और फिर उसके प्रमोशन के लिए बहुत सारा काम किया है। अगर हम देखें तो नेशनलिज़म, मार्क्सिज़म, कम्युनिज़म, लिबरलिज़म और इतने की गिनती ही मुश्किल है। अर्ली 19th सेंचुरी वॉज कंसिडर्ड द सेंचुरी ऑफ आइडियोलॉजीज़। उस दौर में आइडियोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा थे और ये भी जाहिर सी बात है, जब आइडियोलॉजी ज़्यादा थी तो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी ज़्यादा थे। आइडियोलॉजीज़ तो ज़्यादा थे लेकिन दो रूलिंग आइडियोलॉजीज़ थे। एक तरफ कम्युनिज़म था और दूसरी तरफ कैपिटलिज्म था। यूएसएसआर जो पावर में थे वो कम्युनिज़म की प्रमोशन भी करते थे और उस पर बिलीव भी रखते थे, और दूसरी तरफ अमेरिका था जो भी पावर में था और उसके एलाई कंट्री थी, वो कैपिटलिज्म की प्रमोशन करते थे। तो फिर इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स भी एरोस हुए। यूएसएसआर कहता था कि कम्युनिज्म इज़ द बेस्ट वे ऑफ लाइफ और दूसरी तरफ अमेरिका ये क्लेम करता था कि कैपिटलिज्म इज़ द बेस्ट वे ऑफ लाइफ। फिर ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता गया। फिर अर्ली 20th सेंचुरी में मॉडर्निज्म ने जन्म लिया। मॉडर्निज्म एक ऐसा नज़रिया था जिसमें कम्युनिज्म की टचेस भी थे। तो अमेरिका ने वो यूएसएसआर के आइडियोलॉजी को एंडल्क कर दिया और एम्बेड कर लिया ताकि उनको भी एतमाद में ले ले और अपनी सुप्रीमेसी कायम कर ले। फिर अर्ली 20th सेंचुरी पर अगर हम नज़र दौड़ाए तो वर्ल्ड वॉर्स कंडक्ट हुए और उसकी बुनियादी वजह जो थी वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी। मॉडर्निज्म की फीचर ये थी कि मॉडर्निज्म वाज बेस्ड ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो वेपन्स क्रिएट हुए, एटॉमिक वेपन्स क्रिएट हुए और इसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो वार में चेंज हो गए। तो वर्ल्ड वॉर 1 कंडक्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 कंडक्ट हुआ, ये अर्ली 20th सेंचुरी में ये चीज़ें हुई। तो फिर बहुत सारे फिलासफर्स इकट्ठा हुए और उन्होंने सोचा कि ये वॉर्स, इसके साथ तो निमटना पड़ेगा और इसके रोकथाम के लिए कोई स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। तो फिर मिड 20th सेंचुरी में उन्होंने एक नए नज़रिए को तश्कील दिया और इसे पोस्ट मॉडर्निज्म नाम दिया, जो मॉडर्निज्म के अगेंस्ट नज़रिया था। तो एक तरफ मॉडर्निज्म जो था वो बेस्ड था साइंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इन चीज़ों पर, ट्रुथ पर बेस्ड था, और दूसरी तरफ जो पोस्ट मॉडर्निज्म का नज़रिया उन्होंने इस्टेब्लिश किया तो वो बेस्ड था इमेजिनेशन पर, फिक्शन पर, और उसमें ज़्यादातर टचेस ऐसी दिए गए कि जो पिछले नाम्स गुजरे हैं, जो रिवायत गुजरे हैं, उन रिवायत से निमटना है और उन रिवायत को फॉलो नहीं करना है और एक नया तर्ज जो है वो लिटरेचर में, आर्ट में, कल्चर में और लाइफ स्टाइल में वो एम्बेड करना है और उसी को फिर फॉलो करना है। और ये पोस्ट मॉडर्निज्म की एग्जैक्ट डेट तो मालूम नहीं कि कब ये स्टार्ट हुई, लेकिन 1949 से जो ऑनवर्ड एरा है दैट इज़ कंसिडर्ड एज द एरा ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म एंड स्टिल इट्स गोइंग ऑन। अब जो एरा जिसमें हम जी रहे हैं ये भी पोस्ट मॉडर्न एरा है। पोस्ट मॉडर्निज्म की बेसिक फीचर्स जो थे या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो थे वो कह रहे थे कि हम वार को स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं और वार के अगेंस्ट मॉडर्निज्म के अगेंस्ट एक नज़रिया इर्तिक़ा दे रहे हैं और इसे लॉन्च कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वो फिक्शन पर बेस्ड था। लेकिन ज़ाहिरी कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ इसकी बातिनी कैरेक्टरिस्टिक भी कुछ फिर एम्बेड हुए इसमें। आगे चल के इस नज़रिए में बहुत सारे लोगों ने काम किया और अपनी अपनी आइडियोलॉजीज इसमें उसकी अमेंडमेंट की इसमें। तो कुछ हिडन फीचर्स भी हैं पोस्ट मॉडर्निज्म की और कुछ हिडन पर्पसेस हैं जिसके लिए ये पोस्ट मॉडर्न जो फिलासफर्स हैं वो काम कर रहे हैं और एक ख़ास आइडियोलॉजी की प्रमोशन भी कर रहे हैं। ज़ाहिरी तौर पर तो वो कहते हैं कि हमने वार को स्टॉप करने के लिए और दुनिया में पीस कायम करने के लिए ये नज़रिया इस्टेब्लिश किया है, लेकिन हिडन कुछ फीचर्स इसके भी हैं और ये ऑन वर्ल्ड जो नज़रिया आगे चल रहा था तो फिर इसमें ये इसकी अमेंडमेंट हुई है। तो वो तो ज़ाहिर ये क्लेम नहीं करते कि हम इन कैरेक्टरिस्टिक पर भी काम करते हैं, लेकिन पोस्ट मॉडर्न उन कैरेक्टरिस्टिक को सपोर्ट करते हैं। उन हिडन कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है सपोर्ट ऑफ LGBT।
सपोर्ट ऑफ LGBT, वो क्लियरली ये क्लेम नहीं करते कि हम LGBTs को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट का तो क्लेम करते हैं कि हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये क्लेम नहीं करते कि हम इसकी प्रमोशन करते हैं, यानी इसकी तरफ लोगों को बुलाते हैं। ये क्लेम वो नहीं करते, लेकिन उनकी लिटरेचर, उनके आर्ट और उनके पर्पस में ये मेन पर्पस शामिल है कि वो इसकी तरफ लोगों को इसके ज़रिए लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और इसकी तरफ लोगों को बुला रहे हैं। इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि पोस्ट मॉडर्निज्म क्लियरली क्लेम्स के LGBTs को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये वो कहते हैं कि इनके लिए ख़ास तौर पर अफेक्शन होनी चाहिए इंसान के दिल में। और इसके साथ साथ अगर हम पोस्ट मॉडर्न राइटर्स पर नज़र दौड़ाएं तो इसमें बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जो LGBT को सपोर्ट करते हैं, जैसे जेम्स बेल्डविन, ऑड्री लॉर्ड, एलिस वॉकर, जेन जेनेट, और एक लंबी फहरिस्त है जो पोस्ट मॉडर्न राइटर्स हैं और वो इस नज़रिए को सपोर्ट भी कर रहे हैं और अपने लिटरेचर के ज़रिए से इसे प्रमोट भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम नज़र दौड़ाएं तो पोस्ट मॉडर्न से जो पहले इरादा मॉडर्निज़म का इरादा या फिर उससे पहले कम्युनिज़म और कैपिटलिज़म का इरादा, तो उस दौरान हमने ये कुछ फीचर्स ये हमने नहीं देखे थे, किसी ने नहीं देखे थे। अगर आप हिस्ट्री को देख लें तो ये चीज़ें नहीं थी उस वक़्त पर। हिप हॉप और इसके साथ के पॉप डांस का कॉन्सेप्ट नहीं था, जिसकी लॉन्च जो है वो फिर अर्ली 21st सेंचुरी से हुई है और पोस्ट मॉडर्निज़म के प्रमोशन के लिए वो की गई हैं। और उसके अक्सर जो परफॉर्मर्स हैं वो LGBT को सपोर्ट करते हैं। अगर हम देखें तो साउथ कोरियन एक कल्चरल डांस था K-pop के नाम से, उसे इंटरनेशनल हाइप दी गई। एक ग्रुप था BTS, 2010 में बना, 2013 में उसे इंटरनेशनल हाइप दी गई। तो उन्होंने हाइप पाई नहीं, उन्हें हाइप दी गई एक ख़ास मकसद के लिए, ताकि वो इस नज़रिए की प्रमोशन कर सके। तो ये पोस्ट मॉडर्निज़म के इम्पैक्ट से और पोस्ट मॉडर्निज़म ये चीज़ करवा रही हैं। इसके साथ साथ अगर हम दूसरी तरफ तवज्जो लाएँ, अपने पाकिस्तान पर गौर दें, फिर इंडिया पर गौर दें। ख़ास टारगेटेड एरिया जो पोस्ट मॉडर्निज़म का है, बाकी तो बिलीव रखते हैं, वो तो इन चीज़ों को ठीक मानते हैं, लेकिन ख़ास अफेक्टेड एरिया जो है वो है साउथ एशियन रीजन, इंडिया, पाकिस्तान और ये कंट्रीज़। अगर हम पाकिस्तान में गौर करें तो पाकिस्तानी ड्रामास जो बनते हैं वो पहले दौर में जब बनते थे उनमें एक प्लॉट स्ट्रक्चर होता था, किसी नावल के बेस पर होते थे, और एक थीम होता था, किसी मकसद के लिए बनाए जाते थे। ठीक वो भी नहीं थे, हम उसकी भी हिमायत नहीं करते, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट इससे बेहतर थे। लेकिन अब इसका कोई मकसद नहीं बल्कि एक ख़ास आइडियोलॉजी के प्रमोशन के लिए वो चीज़ बनाई जाती है। पाकिस्तानी ड्रामों में डाइवोर्स को नॉर्मलाइज किया जाता है कि एक नॉर्मल चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये पोस्ट मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्निज़म के नज़रिए की एक साजिश है। इसके साथ साथ हमें ये भी दिखाया जा रहा है कि इलीगल रिलेशन कैसे बनाए जाते हैं, लव ट्रायंगल क्या होता है और लव ट्रायंगल में कैसे रहा जाता है, कज़न मैरिजेस के डिसएडवांटेजेस दिखाए जाते हैं। और एक नया नज़रिया जो वो प्रमोट कर रहे हैं वो ये कि नॉन एडल्ट जो चाइल्ड गर्ल्स हैं उनकी अट्रैक्शन एडल्ट मैन के लिए ये एक ख़ास साजिश के तौर पर की जा रही हैं, और ये साजिश पोस्ट मॉडर्निज़म की है और हमारे लोगों में इंजेक्ट किया जा रहा है। दूसरी बात अगर हम देख लें तो पाकिस्तानी राइटर्स, मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लेना मेरे नबी का शेवा नहीं रहा है, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन अक्सर राइटर्स उनकी हाइप इस्लाम के नाम पर बनाई जाती है, क्योंकि यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी ये है कि इस्लाम के नाम पर अगर कोई एंट्रेंस लेता है, ख्वाह वो कैसा ही बंदा हो, इस्लाम के अगेंस्ट ही काम क्यों ना कर रहा हो, लेकिन थोड़ी सी बात ऐसी कर ले कि लोगों के दिलों में घर कर ले, तो फिर ब्लाइंडली लोग उसे फॉलो करते हैं। तो एक ऐसा भी राइटर है जिसे हाइप मिली, अकेले एक की तो मैं मिसाल दे रहा हूँ, लाखों राइटर्स ऐसे हैं जिसे ऐसे माशरे में उन्हें हाइप दी गई। एक राइटर ऐसा है जिसे इस्लाम के नाम पर हाइप मिली, इस्लाम के नाम से उसने एंट्रेंस ली, और जो नज़रिया वो पहले प्रमोट कर रहा था इस्लाम के मुताबिक, अभी उनकी तमाम बातें, उनकी तमाम राइटिंग उसी नज़रिए के अगेंस्ट है। पहले वो कहता था कि हिजाब लाजमी है औरतों के लिए, जो बेहतरीन बात थी, और इसी बात पर उसने एक हाइप पाई और एक शोहरत मिली उसको। लेकिन अब वो कहता है कि अगर एक लड़की को आप एक लड़के के साथ बांध लेते हैं और फिर कहते हैं कि ये वफादार है, तो इससे वफादारी ज़ाहिर नहीं होती, बल्कि इसे छोड़ दो, ये 4-5 जगह रिलेशन में रह के वापस उसी मर्द के पास आती हैं, तो ये वफादारी है।
تو یہ پوسٹ ماڈرنزم کی ایک سازش ہے اور ہمارے معاشرے میں اسے پھیلایا جا رہا ہے اور ہمارا معاشرہ سوری ٹو سے اسے ایکسیپٹ بھی کر رہا ہے. اگر ہم پچھلے دور پر نظر دوڑائیں تو 19 سینچری جب آئیڈیالوجیکل کانفلکٹس تھے تو پاکستان پر کمیونزم کی بھی اثرات تھیں اور کیپٹلزم کی بھی اثرات تھیں. پھر ماڈرن ایرا میں سائنس اور لاجک کے تو اثرات کم رہے ہیں سوری ٹو سے، لیکن پیرڈی ہوئی ہیں اس کی. ماڈرنزم کے جو ایسی فیچرز تھے جو اڈاپٹ کرنے لائق نہیں تھے اس کی پیرڈی پاکستان میں ہوئی ہے. اور پوسٹ ماڈرنزم کو تو ماشاءاللہ سے بڑے اچھے طریقے سے ان لوگوں نے اڈاپٹ کیا ہے اور ان کی ان سازشوں کو اڈاپٹ کیا ہے جو ہمارے خلاف بنائی گئی ہیں. ایون کہ وہ ٹائپیکل کلچرل پشتون سوسائٹیز، بلوچ سوسائٹیز، اس میں بھی وہ انجیکٹ ہوئی ہیں اور وہ لوگ بھی پوسٹ ماڈرنزم کے وکٹم بن گئے ہیں. اگر ہم پاکستانی ڈراماز اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انڈین موویز کو دیکھ لیں تو وہ بھی سرکل کرتے ہیں ایک خاص آئیڈیالوجی سے اور اس آئیڈیالوجی کے پروموشن کے لیے کام کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ سے یہ فارن اسٹیٹ یا انٹرنیشنل جو اسٹیٹس ہیں جو اپنی سپریمیسی قائم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی سازش یہ رہتی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس دنیا کے ہر اسٹیٹ میں خود کو زندہ رکھیں. پوسٹ ماڈرنزم کی پرچار کے لیے، پروموشن کے لیے بہت سارا کام انہوں نے کیا. ایلس واکر جو ایک بڑے رائٹر تھے، میں نہیں کہتا کہ امریکہ کے لیول تک رائٹر تھے، لیکن انہیں انٹرنیشنل ہائپ صرف ان کی ایک کتاب دی کلر پرپل سے ملی اور وہ دی کلر پرپل کلیئرلی LGBT کو سپورٹ کرتی ہیں. اس لیے انہیں انٹرنیشنل ہائپ ملی کیونکہ وہ ان کے نظریے کے پروموشن کے لیے لکھتا تھا تو انہیں ہائپ ملی. ہم اڈاپٹیو ہیں، ہم نگیٹیو چیزیں جلدی اڈاپٹ کرتے ہیں. ہمارا ساؤتھ ایشین ریجن پورا UPSC CSS PMS یہ جو کمپٹیٹیو ایگزامس ہیں ان میں کس نے لگایا؟ ایک سازش کے تحت فارن کنٹریز نے اور اسپیشلی جو ہم کہتے ہیں انگلینڈ اور امریکہ نے لگایا. کس لیے؟ تاکہ ہم بزی ہو جائے اور کمپٹیشن میں لگ جائے. اور بہت ساری باتیں اور بھی ہیں لیکن ہم اس پر بھی بات کریں گے کسی دن. ابھی پوسٹ ماڈرنزم کی بات کر رہے ہیں تو یہ پوسٹ ماڈرنزم کے اثرات ہمارے معاشرے میں انڈلک ہو گئے ہیں اور ایک سازش کے تحت انڈلک ہو رہے ہیں اور ہم اسے اڈاپٹ بھی کر رہے ہیں. اور ہم کلیئرلی کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ خود کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے. وقت کے ساتھ ہم اپڈیٹ نہیں ہو رہے ہیں، ہمیں اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. اگر ایک حقیقت میں آپ کو بتا دوں، اس سے پہلے ٹرانسجنڈر ایکٹ جو منظور ہوا پاکستان میں تو وہ بھی اس پوسٹ ماڈرنزم کی ایک سازش تھی اور ابھی بھی وہ ایک منظور ہے. اس کے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ میں ایک میل خود کو فیمیل لکھ سکتا ہے، ایک فیمیل لڑکی خود کو میل لکھ سکتی ہے. یہ ایک سازش کی تحت ہو رہی ہیں. میل ٹو میل میریجز، فیمیل ٹو فیمیل میریجز، اس چیز پر کوئی پابندی نہیں ہے. پہلے پابندی تھی اور پابندی ہٹا دی گئی، تو یہ ایک سازش ہے. اگر ایک حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹ سے پوسٹ ماڈرنزم نے جنم لی ہے تو یونائٹڈ اسٹیٹ میں انٹرنلی کچھ لوگ اٹھے ہیں اور وہ اس پوسٹ ماڈرنزم کے اگینسٹ کمپین چلا رہے ہیں، لیکن وہ تو ہم سے چھپائی جا رہی ہیں وہ باتیں تاکہ ہمیں یہ دکھایا جائے کہ انہوں نے پوسٹ ماڈرنزم کو اڈاپٹ کر لیا ہے اور انہوں نے بڑی ترقی حاصل کی ہے. اب اگر ہم پوسٹ ماڈرنزم کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو ہم بھی ترقی حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ کلیئر سازش ہے. امریکہ میں جو LGBTs کے سپورٹر تھے، قانوناً انہیں سائیکوپیتھی کے ایک ڈس آرڈر سے منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ سائیکوپیتھ ہیں اور انہیں سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہیں. تو وہ تو اب اس نظریے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں لیکن ہم میں وہ انجیکٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم تباہ ہو جائے. اور ہم اس قدر اڈاپٹ کر رہے ہیں، ہم بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے اڈاپٹ کیا، برٹش نے اڈاپٹ کیا، انہوں نے ترقی پائی. اب اگر ہم اڈاپٹ نہیں کرتے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے، اگر ہم اڈاپٹ کریں گے تو ہم ترقی کریں گے. لیکن یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اس میں ترقی بالکل بھی نہیں ہے. اگر پاکستان کی تاریخ کو آپ دیکھیں تو جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت ارلی 19 سینچری اور پھر مڈ 19 سینچری وہاں USSR تھا اور امریکہ تھا. پاکستان نے کمیونزم کو بھی اڈاپٹ کیا، کیپٹلزم کو بھی اڈاپٹ کیا، ماڈرنزم میں پھر انڈسٹریلزم کو بھی اڈاپٹ کیا، ابھی پوسٹ ماڈرنزم کو مکمل طور پر اڈاپٹ کیا، لیکن کوئی ترقی اس سے نہ ہوئی ہے اور نہ ہونے والی ہے. بس ایک اندھی تقلید ہے اور ان کے پیچھے جانا ہے. بس
رنگینیاں دکھا کر ہمیں چھوڑ لیتے ہیں اور ایک ایسی کائی میں دھکیل لیتے ہیں کہ جس سے پھر نکلنا مشکل ہے. تو غور کرنے کی باتیں ہیں، سوچا جا سکتا ہے. شکریہ.